और मराठों ने खुश होकर तुरंत जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मैसूर में भी साजिश का जाल फैला दिया। सुल्तान के कई अमीर और वजीर दौलत के लालच में आकर अंग्रेजों के साथ हो गए और अंग्रेजों को सुल्तान की सुरक्षा व्यवस्था के सिलसिले में राज पहुंचाने लगे। उन गद्दारों में सबसे ऊपर किशनराव, सादिक और पुरनया थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और उनके चैनल का लिंक मैं सब आपको दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं टीपू सुल्तान के ऊपर। ये पूरी सीरीज़ का आज 5वां पार्ट हम लोग इंशाल्लाह नजर देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसकी पूरी सीरीज नहीं देखी है, पार्ट नहीं देखें, वो मेरे चैनल में जाकर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। इलाके भी वापस कर देंगे, जबकि सुल्तान भी उनके इलाके वापस कर देगा और उनके कैदी भी रिहा कर देगा। अगरचे अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू के साथ सुलह कर ली थी, लेकिन अंदर से अब भी वो सुल्तान के दुश्मन थे। अंग्रेजों के अलावा मराठे भी सुल्तान के दुश्मन थे। सुल्तान का तीसरा दुश्मन हैदराबाद का हुक्मरान निजामुल मुल्क था। ये तीनों हैदर अली के भी दुश्मन थे, मगर उनमें खुलकर सुल्तान टीपू से लड़ने की हिम्मत ना थी। चुनांचे अंग्रेजों ने मराठों और निजाम हैदराबाद को उकसाया कि वो टीपू का बंदोबस्त करे और उसे मैसूर का इलाका छीन ले, वरना टीपू उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगा। मराठों को टीपू के पिता हैदर अली ने जो शर्मनाक शिकस्तें दी थी, उनका बदला लेने के लिए मराठे पहले ही इंतकाम की आग में जल रहे थे। चुनांचे मराठों ने निजाम हैदराबाद से मिलकर मैसूर पर हमला करने की योजना बनाई। उनका ख्याल था कि वो मैसूर को फतह करके टीपू को मार भगाएंगे और मैसूर का इलाका आपस में बांट लेंगे। अंग्रेजों ने भी मराठों और निजाम को अपनी तरफ से मदद देने का यकीन दिलाया था। रियासत मैसूर की सरहद पर सुल्तान का एक किला था। उस सरहदी किले का नाम बादामी था। मराठों और निजाम हैदराबाद की फौजों ने मिलकर उस सरहदी किले पर हमला किया और किला का मुहासिरा करके उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। निजाम हैदराबाद की फौज में 40,000 सवार, 50,000 पैदल और बेशुमार गोला बारूद था, जबकि मराठों की फौज में 80,000 सवार, 40,000 पैदल, 50 तोपे और बहुत सा दूसरा जंगी सामान था। किला वालों ने 9 महीने तक दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन उनकी तादाद कम थी, जबकि हमला करने वालों की कुल तादाद 2 लाख के करीब थी। इतनी ज्यादा फौज का किला वाले आखिर कब तक मुकाबला करते? 9 महीनों के लंबे मुहासरे से तंग आकर किला वालों ने हथियार डाल दिए और दुश्मन फौजों ने किले पर कब्जा करके उसे अपनी छावनी बना लिया। दुश्मन ने किला बादामी से अपनी फौजों को मैसूर के दूसरे इलाकों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, तो मैसूर के कई किलेदारों ने टीपू से गद्दारी की और दुश्मन का मुकाबला करने की बजाय उनसे भारी रिश्वत व इनामात लेकर किले उनके हवाले कर दिए। इस थोड़े ही दिनों में सुल्तान टीपू के बहुत सारे इलाकों पर दुश्मन फौजों ने कब्जा कर लिया। सुल्तान टीपू को जंग का हाल और किलादारों की गद्दारी के बारे में पता चला तो वह गजबनाक हो गया। उसने अपनी फौज को तैयार किया और मार धाड़ करता हुआ निजाम के एक इलाके की तरफ बढ़ने लगा। उस किले का हाकिम या किलादार निजाम हैदराबाद का दामाद था। टीपू ने किले पर हमला करने से पहले निजाम के दामाद को पैगाम भेजा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बेहतर यही है कि मेरा साथ दो और निजाम को समझाने की कोशिश करो जो मराठों से मिलकर हमारे इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। उस किला का नाम अधौनी था। निजाम का दामाद किलादार सुल्तान टीपू का पैगाम सुनकर टस से मस ना हुआ और मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब सुल्तान टीपू ने हमला करके अधौनी शहर पर कब्जा कर लिया। किलादार ने किले में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। सुल्तान टीपू चाहता तो चंद घंटों में किला पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर देर की और 18 दिन बाद किला फतह किया। सुल्तान टीपू बहुत नेक इंसान था, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझता था। उसे मालूम था कि किले में निजाम हैदराबाद की बेटी यानी किलादार की बीवी और दूसरी पर्दे वाली औरतें मौजूद है। उसने अपने सिपाहियों को किले में दाखिल होने और किला वालों पर हमला करने से इसलिए रोक दिया था कि कहीं औरतों की बेपर्दगी और बेइज्जती ना हो। अगरचे वो उसके दुश्मनों की औरतें थी, लेकिन मुसलमान थी। चुनांचे सुल्तान ने उनके वहां से जाने का इंतजार किया और जब वो औरतें किले से चली गई तो उसने किला पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। अधौनी के किला पर कब्जा करने के बाद सुल्तान टीपू ने मराठा की सरकूबी की और उन्हें लगातार शिकस्तें देता हुआ दरियाए तंग भद्रा तक पहुंचा। मराठे पीछे हटते हुए दरिया के पार चले गए, लेकिन सुल्तान ने उनका पीछा ना छोड़ा और दरिया के पार पहुंच गया। वहां मराठों के साथ जबरदस्त जंग हुई। आखिरकार मराठों को शिकस्त हुई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। सुल्तान टीपू ने उन्हें संभलने का मौका न दिया और शाहनूर पर हमला कर दिया। मराठों ने यहाँ भी सुल्तान की फौज का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो सुल्तान की फौज के सामने ना ठहर सके। सुल्तान टीपू ने उन्हें हराकर शाहनूर पर कब्जा कर लिया। सुल्तान टीपू ने मराठों से छोटी छोटी जंगों के बाद एक फैसलाकुन जंग लड़ने का इरादा करके मराठों को पैगाम भेजा कि हार जीत का एक ही बार फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। चुनांचे छोटी छोटी जंगों के बजाय एक जगह खुलकर लड़ाई की जाए। मराठों ने काफी सोचने के बाद सुल्तान से बड़ी जंग लड़ने का फैसला किया और एक दिन दोनों फौजें मैदान में आ गई। पहले दोनों फौजों से एक एक दस्ता मैदान में आकर मुकाबला करता रहा। सुल्तान का पल्ला भारी रहा और मराठों को काफी नुकसान पहुंचा। मराठों को डर हुआ कि इसी तरह मुकाबला होता रहा तो उनकी सारी फौज मारी जाएगी। चुनांचे उन्होंने मुकाबले की शर्त की खिलाफवर्जी करते हुए पूरे लश्कर के साथ सुल्तान की फौज पर हमला कर दिया। सुल्तान की फौज ने फौरन ही मराठों पर गोलीबारी शुरू कर दी और बहादुर सिपाही तलवारबाजी के कमाल दिखाने लगे।
सुल्तान के इस अचानक हमले से मराठे बौखला गए और मैदान से भाग गए। इस तरह सुल्तान टीपू ने दुश्मन पर जीत हासिल की। मराठों ने इस हार से घबराकर सुल्तान टीपू से सुलह की दरखास्त की और सुल्तान ने इस शर्त पर उनसे सुलह कर ली कि दोनों पक्ष एक दूसरे के कैदियों को आजाद करके फतह किए गए इलाके भी वापस कर देंगे। फिर दोनों पक्षों ने सुलह की शर्त पर अमल किया। ये सुलह सुल्तान टीपू की बहुत बड़ी जीत थी। सुल्तान टीपू दिल से चाहता था कि निजाम हैदराबाद से भाईचारे के संबंध बने और दोनों मुसलमान रियासतें मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ डट जाए, जो हिंदुस्तान पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करने और हिंदुस्तान के निवासियों को गुलाम बनाने की नीयत रखते थे। अगरचे निजाम ने मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया था, लेकिन फिर भी सुल्तान टीपू निजाम हैदराबाद की ये गलती माफ करके उसके साथ सुलह व अमन से रहना चाहता था। चुनांचे मराठों से सुलह करने के बाद उसने एक दूत को पैगाम देकर निजाम हैदराबाद के पास भेजा। दूत ने निजाम के दरबार में पहुंचकर उसे सुल्तान टीपू की तरफ से भेजे गए बहुत से तोहफे पेश किए और सुल्तान का संदेश जबानी बयान किया। सुल्तान ने अपने पैगाम में कहा, जनाबे आली, अंग्रेज सिर्फ हमारा ही नहीं आपका भी दुश्मन है। वो पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं और हमें एक दूसरे के साथ लड़वा कर और हमारी आपसी की नाइत्तफाकी से फायदा उठाकर हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते जा रहे हैं। मैसूर और हैदराबाद की सल्तनत को बचाने के लिए यही बेहतर है कि हम आपस में सुलह करके इत्तिफाक व मोहब्बत से रहे, अपने अपने इलाके की तरक्की और सुरक्षा पर ध्यान दें और वादा करें कि आइंदा हम एक दूसरे पर हरगिज हमला नहीं करेंगे। सुल्तान टीपू ने अपने अमन व मोहब्बत के पैगाम पर अमल करने का तरीका भी निजाम पर स्पष्ट कर दिया। सुल्तान ने कहा, प्यार व मोहब्बत और अमन व सलामती से रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपस में करीबी ताल्लुकात और रिश्तेदारियां कायम की जाए, यानी हमारे घराने की लड़कियां आपके खानदान में और आपके घराने की लड़कियां हमारे खानदान में ब्याही जाए। इस तरह जब हमारी आपस में रिश्तेदारियां कायम हो जाएगी तो हमारे बीच लड़ाई झगड़े के इम्कानात न रहेंगे और हम रिश्तों का लिहाज करने और उन्हें बरकरार रखने पर मजबूर होंगे। पहले तो निजाम हैदराबाद को सुल्तान का यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने इस पर खुशी का इजहार किया, लेकिन बाद में बिगड़ गया क्योंकि उसके वजीरों, सलाहकारों और खानदान की औरतों ने सुल्तान टीपू के प्रस्ताव का सख्त विरोध करते हुए निजाम को भड़काया कि हमारी लड़कियां टीपू के खानदान में ब्याही जाए तो ये हमारे ऊंचे खानदान की बेइज्जती होगी। टीपू नीच जात का है, इसलिए उससे रिश्तेदारी कायम नहीं की जा सकती। उन लोगों के भड़काने पर निजाम को टीपू पर गुस्सा आ गया और उसने टीपू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद के हालात ने साबित कर दिया कि निजाम ने सुल्तान टीपू के प्रस्ताव को न मानकर जबरदस्त गलती की थी, क्योंकि अगर वो सुल्तान की सुलह की पेशकश स्वीकार कर लेता तो उन दोनों की ताकत हिंदुस्तान में अंग्रेजों के कदम न जमने देती। अंग्रेजों ने सुल्तान से सुलह के वक्त एक दूसरे से जंग न करने का समझौता किया था, लेकिन अंग्रेजों ने मजबूरी में सुलह का समझौता किया था और वो किसी ऐसे बहाने की तलाश में थे कि मैसूर पर हमला कर सके। फिर मैसूर के इलाके मालाबार में बगावत हो गई। सुल्तान ने फौरन बागियों पर हमला करके बगावत पर काबू पा लिया। उसे पता चला कि मालाबार की बगावत असल में पड़ोसी रियासत कोचीन और त्रावणकोर के राजा की शरअंगेजी थी, तो उसने गुस्से में आकर कोचीन पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा करके त्रावणकोर के राजा को सजा देने के लिए बढ़ा। राजा ने घबराकर अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों ने सुलह के समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए सुल्तान टीपू पर हमला कर दिया। सुल्तान टीपू को अंग्रेजों के समझौता तोड़ने पर बेहद गुस्सा आया और उसने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। इस जंग में अंग्रेजों को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज फौज बदहवास होकर मद्रास की तरफ भाग गई। अंग्रेजों पर यह बात जाहिर हो चुकी थी कि वो अकेले कभी भी सुल्तान को नहीं हरा सकते। चुनाचे उन्होंने एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ साजिश की और मराठों और निजाम हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। अंग्रेजी फौज के सिपह सालार, जिसका नाम कार्निवालस था, उसने मराठों और निजाम को लालच दिया कि वो मैसूर के इलाका बालाघाट पर कब्जा करके उसे आपस में बांट ले। निजाम और मराठों ने खुश होकर तुरंत जंग की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मैसूर में भी साजिश का जाल फैला दिया। सुल्तान के कई अमीर और वजीर दौलत के लालच में आकर अंग्रेजों के साथ हो गए और अंग्रेजों को सुल्तान की सुरक्षा व्यवस्था के सिलसिले में राज पहुंचाने लगे। उन गद्दारों में सबसे ऊपर किशनराव, सादिक और पुरनया थे। तो दोस्तों, ये था हमारा रिविजन जो आपने देखा टीपू सुल्तान की सीरीज का ये 5वां पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह तो छठे पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे और जिन हजरात ने भी इसके पूरे पार्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाके शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।